एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। ये सबसे बड़ी कवरेज जी इलेक्शन समिट आपके सामने जारी है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेरे साथ लंबा चौड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है जो सीधे सवालों का सामना कर रहा है तमाम दिल्ली वालों के जो हमारे साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। एकमात्र न्यूज चैनल जो सीधे जनता को नेताओं के सवाल पूछने का मौका दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ। इस घंटे में जो खास मेहमान मेरे साथ हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ केसी त्यागी जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राज्यसभा सांसद उदित राज जी है, बीजेपी के नेता, हमारे साथ दिल्ली में चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरला माहेश्वरी जी पहले से हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है एक बार फिर से। एच के दुआ साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर संबित पत्रा हमारे साथ है, बीजेपी के नेता, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं परिचय कराऊंगा जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ ओबी वैन पर भी जुड़ने वाले हैं। तो देखा आपने, नरेंद्र मोदी की पार्टी के एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के बाद ही अचानक से बहुत सारे गठबंधन बगैर मांगे मिलने लगे हैं। त्यागी जी, आप मोदी जी के नाम से नाराज होकर बीजेपी छोड़कर चले गए थे। अब कुछ लोग जो यूपीए में ऑलरेडी हैं वो कहने लगे हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब का बयान आ रहा है, क्या एआईए डीएमके की नेता, उनकी तरफ से बयान आया कि उनको ऐतराज नहीं है। तो नरेंद्र मोदी क्या चुंबक की तरह लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं? क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं? नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी की वजह से छोड़ के इसलिए चले गए थे कि हमारी पार्टी का इकरारनामा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के गतिशील, समन्वयवादी जो नेतृत्व था उसके साथ था और कुछ मुद्दों के साथ हम एनडीए के अंदर थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सीमा रेखा तय की थी सिद्धांतों की, नीति के, कार्यक्रमों की, उन्होंने कभी उसका अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन उनके बाद भाजपा बदलने लगी और जो नया नेतृत्व था भाजपा का जी, उसने उन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जी गुड गवर्नेंस के एजेंडे से बाहर कर दिए थे। तब भी हमने कहा था कि ये जो नया नेतृत्व है इसके साथ गठबंधन करना अब मुश्किल है, इसलिए हम बाहर चले आए और हमें कोई इसका अफसोस नहीं है। ये एक वैचारिक सवाल था, ये कोई तोलमोल का सवाल नहीं था। सुधीर तेलंग जी, नरेंद्र मोदी में चुंबक है क्या? क्यों प्रफुल्ल पटेल सॉफ्ट पड़ते जा रहे हैं? क्यों अन्ना द्रमुक बयान दे रही है कि आपको मोदी के साथ सोचने में दिक्कत नहीं है? मैं कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो जो प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट हो, अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी को इतने नंबर्स मिल जाएं कि उसको और नंबर्स की जरूरत ना पड़े तो बहुत सारे लोग लाइन लगा के नंबर देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगर 10 नंबर भी कम पड़े तो अगर आप भिखारी की तरह किसी के पास जाते हो तो आपका ट्रीटमेंट अलग तरह का होता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सारी दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो और कोई लीडर्स हो, चाहे वो शरद पवार हो, ये नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज हमारी राजनेताओं के लिए नहीं है। सबसे बड़ा इंटरेस्ट है सेल्फ इंटरेस्ट। अगर उनको अपने समर्थन की कोई कीमत मिलती है तो वो समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार होंगे। नरेंद्र मोदी चुंबक है नहीं, ये बात क्यों कह रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी इतनी सॉफ्ट क्यों हो गई है? प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी को आप जानते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को छोड़ा था फॉरेन के मुद्दे को लेकर के, और जैसे ही उनकी सरकार बनी तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में तुरंत उसको ज्वाइन कर लिया। दे आर अपॉर्चुनिस्ट है। दुआ साहब, आप सबसे ज्यादा राजनीति को समझते हैं इस मंच में जितने लोग मौजूद हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक ट्रांजिशन का फेज हो रहा है पॉलिटिक्स में। बहुत बड़ी ट्रांजिशन 10 साल के बाद हो रही है। जो पिछली सरकार थी वो 6 साल वाजपेयी जी ने चलाई, सबको साथ लेकर कई पार्टियां आई, 24 पार्टियां आ गई थी और अब भी काफ़ी पार्टियों का स्कोप है आने का। शायद क्योंकि ये सत्ता में अगर बीजेपी आ जाती है तो कुछ पार्टियां लाइन में लग जाएंगी आने के लिए भी। उनको कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी अगले कुछ हफ्ते में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या वो वाजपेयी जी की उदारवादी छवि को आगे बढ़ा पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सारे सर्वे ने उसको कह भी दिया है, स्थापित कर दिया है। और जहां तक वाजपेयी जी की छवि का और नरेंद्र मोदी जी की छवि की तुलना की बात है, हर व्यक्तित्व अलग होता है।
मोदी सबसे मैग्नेट। महत्वपूर्ण विषय है, मुझे लगता है युगों के हिसाब से युग पुरुष का चयन होता है। जिस प्रकार से एक युग में राम का महत्व था, उस समय राम पूजनीय थे, और दूसरे युग में कृष्ण। राम और कृष्ण कभी भी हिंदुत्व में या कभी भी हिंदुस्तान में कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार में राजनीति में या हमारे पार्टी में वाजपेयी और मोदी के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है। दिलीप ताहिल जाने माने एक्टर हमारे साथ हैं। दिलीप ताहिल कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी में चुंबक है? नरेंद्र मोदी के पास इतना समर्थन क्यों जुटता जा रहा है? क्या जब पार्टियां जल्दबाजी में हैं, उनको नतीजों का इंतजार नहीं करना चाहिए? जनाब, ऐसा है कि जहां तक ये एग्जिट पोल्स की बात है, वो तो मेरी जगह नहीं होती है बताने की कि कौन से नंबर आएंगे या कहां से कौन किसके साथ जुड़ने वाला है। वो तो परसों मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो हवा है, जो ये पूरा देश एक परिवर्तन मांग रहा है, ये नरेंद्र मोदी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके नुमाइंदे हैं। और जैसे हमारी फिल्मों में होता है, हमें कभी मालूम पड़ता है कि पिक्चर हिट हो गई है, मगर नंबर नहीं मालूम होते। लेकिन पिक्चर का हीरो जो है, आपके पार्टी का जो हीरो है, वो है नरेंद्र मोदी जी। और उनको मुझे लगता है कि पूरा देश कह रहा है कि अभी हमें ये ऐसे कोई साहब चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जो देश की तरक्की करवाएं, जो देश को आगे ले चलें। और ये पिछले 5 साल से जो हम देख रहे हैं कि मतलब खास कुछ हुआ नहीं है। मतलब वो उनकी यूपीए की गाड़ी तो रुक ही गई मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में जी। तो ये उम्मीद है, पब्लिक की उम्मीद है, परिवर्तन चाहिए लोगों को। जो युवक हैं उन्हें चाहिए कि भारत की तरक्की हो, कि कुछ कर सके, कुछ आगे बढ़े। एक आम हिंदुस्तानी के नाते, एक आम जनता के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक नई सरकार से जो कि इशारा कर रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, मैं जानता हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या उम्मीदें हैं आपको? सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के लिए? सुनिए, जैसा आपने कहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से तो जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं यही कहूँगी कि इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो बहुत दबंग हो, दमदार हो, जुझारू हो, और जो देश को विकास के पथ पर अपने संकल्पों के बल से ले जा सके, और जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो वायदे कम करे, काम नरेंद्र मोदी खरे उतरते हैं आपके हिसाब से? जी, नरेंद्र मोदी इन तमाम पैमानों पर खरे उतरते हैं जो आपने बताया? मेरे ख्याल से वही एक सही ऑप्शन है इस हमारे लिए। हम चाहते हैं। चलिए नरेश गुजराल जी के पास जाऊं, उसके पहले बता दूं कि आप ये ड्रोन का व्यू देख पा रहे हैं। हमारा ड्रोन कैमरा इस वक्त हवा में है, ये सीधा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ड्रोन कैमरे से। नरेश गुजराल साहब, मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्या नरेंद्र मोदी के आने के पहले जिस तरीके से होड़ मची है उनके साथ लोगों के जुड़ जाने की, ये उनका करिश्मा है या वो नंबर्स जो पार्टी के पास आ रहे हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि एनसीपी हो या बीजेडी हो या एआईएडीएमके हो, वो साथ में खड़ी रहे? आपको याद होगा कि जिस वक्त जेडीयू ने एनडीए छोड़ा था, तब हम केवल 3 पार्टियां रह गई थी, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना। तब कहा जा रहा था कि हमारे साथ और कोई नहीं आएगा, और उस वक्त हमने दावा किया था कि हमारी प्री पोल अलायंस जो होगी वो बहुत मजबूत होगी। आज लगभग 23 पार्टियां प्री पोल अलायंस में एनडीए के बीच में हैं, और ये साफ जाहिर हो रहा है कि हम 300 की तरफ अग्रसर हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे पास पूर्ण मेजॉरिटी होगी परसों जब नतीजे आएंगे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि और पार्टियां हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव सरकार हो। जो पार्टियां हमारे खिलाफ लड़ी हैं, हम उन्हें भी अंदर लेने को तैयार हैं। जहां तक आपने नरेंद्र मोदी जी की बात की, आज सारा हिंदुस्तान चाह रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि जिस तरह पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री के ऑफिस की छवि कमजोर कर दी गई थी, एक बार फिर उस ऑफिस को मजबूत करना होगा।